बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोई भी कोविड का जो पेशेंट है वो कंटेजियस रहता है और कब तक वो एक से दूसरे इंसान को वायरस जो है वो फैलाने में या कोविड फैलाने में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट और एक्टिव किरदार अदा कर रहा होता है। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो वेज हैं जिनके ज़रिए से जो कोविड का वायरस है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट हो सकता है और ये कब तक परसिस्टेंट होता है हमारी बॉडी में, और किस तरह के पेशेंट्स जो ऑलरेडी से अगर किसी किस्म की इलनेस का शिकार हों तो उनके लिए ये किस तरीके से खतरनाक साबित हो सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी को डे फर्स्ट पे जो है, अगर किसी को अगर किसी के साथ किसी ऐसे शख्स के साथ अगर उसका सामना हो जाता है कि जिसको कोविड है, तो फर्स्ट डे पे तो उसको किसी किस्म के सिम्टम्स का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन ऑन द सेकंड डे जो है उसको बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाती हैं और उसको बुखार का भी होना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीजों को जो है खांसी स्टार्ट हो जाती है। खांसी भी इस तरह से कि बहुत ज़्यादा उनको कॉफिंग नहीं हो रही होती, लेकिन उनके गले में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि खराश होना जो है जिसको कहा जा सकता है, और उनको साथ साथ खांसी आना शुरू हो जाती है। और फिर जो सेकंड डे है या थर्ड डे है उसके ऊपर जाके उनकी जो हालत है, फोर्थ डे तक भी बल्कि हम कह सकते हैं कि उनकी ये जो कॉफिंग होती है वो इतनी वर्स्ट हो जाती है कि उनको चेस्ट में पेन आनी स्टार्ट हो जाती है, या चेस्ट की जो सीने की जो दरमियान की हड्डी होती है जिसको कि हम मेडिकल की टर्म स्टर्नम बोलते हैं, उनको इसमें भी बहुत ज़्यादा पेन आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब एक ऐसा इंसान जो इन इन डेज़ में से गुज़र रहा होता है, अगर इस दौरान उसका किसी से भी अगर वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करता और वो बाहर चला जाता है, घर से बाहर घूमता-फिरता है, क्राउडेड एरियाज़ में जाता है या कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता है, तो ऐसा इंसान जो है हम कह सकते हैं कि वो कंटेजियस है और वो इस वायरस को एक जगह से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलाने में बहुत ज़्यादा एक्टिव किरदार अदा कर रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोविड के सिम्पटम्स आना शुरू हो गए हैं और आपको ये समझ आती है कि आपको कोविड है और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो आपको अपने आप को आइसोलेट कर लेना होगा। इसके अलावा इसके साथ-साथ और जो कोविड के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग वगैरह भी कुछ लोगों में देखने के लिए आया है, नौसिया बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। इसके अलावा हर आने वाली वेव जो है वो अपने साथ वेरिएशंस लेकर आती है सिम्पटम्स में, और जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि इस वेव में जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, साथ में वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा जो कोरोना के जो अपने बेसिक जो सिम्पटम्स हैं जो कि लाज़मी तौर पे हर एक में देखने में आ रहे हैं, और इसकी जो एक क्लियर पिक्चर दे रहे होते हैं उसमें तो फीवर है, कॉफ है, इसके अलावा बॉडी पेन्स हैं, और इसके साथ-साथ जो है शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल हो जाता है। तो इन तमाम सिचुएशंस में किसी को भी चाहिए कि जब तक उनके जो है जैसे कि ये 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक जो है इसके सिम्पटम्स जो है वो सबसाइड हो जाते हैं, और कुछ लोगों को अगर माइल्ड इसका अटैक हो तो वो लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और प्रॉपर मेडिसिन्स लेने के साथ जो है उनको हॉस्पिटलाइज़ होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और घर पर रहकर आइसोलेशन जो है वो उसको इख्तियार करके प्रॉपर डाइट लेने के साथ-साथ और प्रॉपर टाइम पर मेडिसिन लेने के साथ-साथ वो बहुत जल्द बेहतर हो जाते हैं। अब जो है वो इसकी ट्रांसमिशन जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक किस तरह से हो रही होती है, इसके लिए जो है वो दो मेथड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो इम्पोर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। जो फर्स्ट वन है उसको जो है वो हम ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कहते हैं। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि कॉफिंग और स्नीजिंग के ज़रिए से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं सलाइवा के या म्यूकस के जो होते हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक चले जाते हैं, और इस तरह से ये प्रॉब्लम एक इंसान से जो है वो दूसरे इंसान तक चली जाती है। क्योंकि जैसे कि फर्स्ट डे पे अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर किसी का सामना होता है, तो उससे सेकंड डे जो है उसको सिम्पटम्स का आना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड डे पे सिम्पटम्स का आना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो वायरस जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे बंदे ने जिसको कैरी किया हुआ होता है, जो वायरस एंटर हो चुका होता है बॉडी के अंदर, वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो इस हद तक उसकी रेप्लिकेटिंग जो नंबर होता है वो इतना हो जाता है कि वो उस इंसान के अंदर तमाम सिम्पटम्स को ले आता है। तो इस तरीके से एक तो हमने एक डिस्कस किया है कि एक तो जो है वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, यानी कि म्यूकस के ज़रिए कॉफ़िंग करने से या स्नीज़िंग करने से जो ड्रॉपलेट्स ऑफ म्यूकस हैं या जो है स्पुटम है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है। अब जो दूसरा मेथड डिस्कस किया जाता है उसको हम एयरबोर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। एयरबोर्न एक दूसरा मेथड जो कि हम डिस्कस करते हैं उसको हम एयरबोर्न ट्रांसमिशन कहते हैं, और एयरबोर्न ट्रांसमिशन में क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन इज टॉकिंग एंड ड्यूरिंग हिज टॉकिंग द स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स और द ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक चले जाते हैं। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये काफ़ी देर तक हवा में हैंग रहते हैं और ये फर्दर ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, इसलिए
किसी भी एक ऐसे एरिया में अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है कोविड के साथ और वो किसी क्राउड में बैठा हुआ है, तो वो उस क्राउड में बैठे हुए तमाम लोगों को जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा एक और चीज़ डिस्कस करते हैं जिसको कि हम कहते हैं कि वायरल पर्सिस्टेंस क्या होती है। वायरल पर्सिस्टेंस में क्या होता है कि ये जो वायरस होता है ये ख़ास तौर पे लंग्स में और हमारे हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ये उसमें स्टिक होकर रह जाता है और एक लंबे अरसे तक रहता है, जिससे कि ये वहाँ पर रहकर लंबे यानी कि 2 डेज़ के अफेक्टेड टाइम पीरियड से लेकर 1 महीने तक और 3 महीने तक भी ये जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है। और 3 महीने तक ये बीमारी जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाती है। अब कौन से ऐसे अशख़ास हैं कि जिनको ये मसला इतना सीवियर हो सकता है, तो एचआईवी के जो पेशेंट्स होते हैं, इसके अलावा हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं, इसके अलावा जो है इसमें स्पेशली जो बीमारी है वो हर्पीस सिंपल की आ जाती है। इसके अलावा चिकन पॉक्स की बीमारी वाले जो अफराद होते हैं, अगर उनका सामना कोविड के साथ हो जाता है और कोविड से वो इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, तो उन लोगों को जो है वो रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके अलावा अब कुछ रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो कम नहीं हो रहा है और 101 और 102 तक चला जा रहा है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए और आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। दूसरी ऐसी कंडीशन जिसमें कि जैसे कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 90 से कम हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरी सिचुएशन जो ये है कि अगर आपको शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो रही है और आपको सांस लेने में तंगी हो रही है या सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना होगा। इसके अलावा इसमें जो एक सबसे अहम चीज़ होती है वो कॉफ़िंग है। कॉफ़िंग भी अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है और काफ़ी दिन हो गए हैं आपको खांसते हुए और आपका जो कोविड का पीरियड जो है वो 2 से या 1 से लेके 5 डेज़ तक और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर 11 डेज़ हो गए हैं और इस तक भी रिकवर नहीं कर रहा है, तो आपको लाज़मी तौर पर हॉस्पिटल जाना चाहिए। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी और स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।